जय हिंद क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा से हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी एलिमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर आते हैं दूसरे टॉपिक पर। जैसे को पता है कि लाइन स्पेक्ट्रा यानी कि क्या किया होगा हम लोगों ने, हमने पहले उस एलिमेंट को रख दिया होगा किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके बाद हमने वहां पर जूस लॉ ऑफ हीटिंग यूज करके उसका हमने क्या किया होगा, उसको हीट किया होगा। और हीट करने से हमने उसको जो लाइट ली होगी, और लाइट को हमने क्या किया था, एक प्रिज्म पर डाला था, और प्रिज्म के बाद हमने एक बाहर स्क्रीन लगाई थी, और स्क्रीन पर हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की लाइंस निकाली थी। इतना हमने काम किया था, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, अपना समझना। अब यदि वो हम बाहर, यदि स्क्रीन पर हम उसकी पिक्चर ले लें, उसकी फोटो ले लें, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज क्या है, ठीक है ना। उस बारे में जब बात करेंगे क्या है लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। आपको याद भी आ रहा होगा कि कल मैंने आपको फिगर भी दिखाई थी कि कैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, कैसे प्रिज्म भी रखा था, लाइट आ रही थी और बाहर स्क्रीन पर बन रही थी, और वो लाइट हमें बाहर पट्टी किस तरह दिखाई देती, वो भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम बात कर रहे हैं इस पर। तो पहला पॉइंट डाला है लाइन स्पेक्ट्रा से कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाला है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा is used to electronic structure of element, electronic structure of element. Second one डालना बेटा, each element has a unique line emission spectra. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, each element has a unique line emission spectrum, unique line emission spectrum. The characteristic lines, L-I-N-E-S lines, the continuous the characteristic lines in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms in the same way as fingerprints used to identify humans, या pupil used to identify pupils. नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बुल्सेन, जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बुल्सेन was one of the first investigator to use line spectra to identify elements. और लास्ट पॉइंट लिखना बेटा, एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, थैलियम THALIUM, इंडियम INDIUM, गैलियम GALLIUM, स्कैंडियम SCANDIUM were discovered by spectroscopic method, were discovered by spectroscopic method.
चलो भाई, मैंने आपको 4 पॉइंट दिखा दिए। पहला पॉइंट बता देता हूं बेटा कि हर एलिमेंट की अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा बनेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस तरह ह्यूमन को फिंगरप्रिंट से पहचानते हैं उसी तरह एलिमेंट को हम लाइन स्पेक्ट्रा की हेल्प से पहचान सकते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, जर्मन के केमिस्ट बुन्सेन, रॉबर्ट बुन्सेन ने पहली बार इसका यूज करके देखा था लाइन स्पेक्ट्रा को किसी दूसरे एलिमेंट को पहचाना था। और कुछ अननोन एलिमेंट जैसे कि रुबेडियम हुआ, इंडियम हुआ या फिर स्कैंडियम जो है, इनको पहचाना किस तरह से गया था सर? इनको हमने लाइन स्पेक्ट्रा की हेल्प से पहचाना था पहली बार। ठीक है ना? तो 4 पॉइंट आपने लिख लिए। नेक्स्ट हेड डालो बेटा, इसके अलावा नेक्स्ट हेड डालो बेटा, और वो डालो बेटा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। Line spectra of hydrogen when an electric discharge is placed, in gaseous hydrogen, hydrogen molecule disassociate and energetically excited, this energetically excited hydrogen emit electromagnetic radiation। मैं रिपीट कर देता हूं, this energetically excited hydrogen emit electromagnetic radiation of discrete frequency। रिपीट कर दो, this emit electromagnetic radiation of discrete frequency। नेक्स्ट पढ़ लीजिए बेटा, the hydrogen spectrum consists of several series of lines after their discovery। अब बेटा आपको याद आ रहा होगा कि यदि एक हाइड्रोजन को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म होने पर हाइड्रोजन एक्साइटेड हो जा रहा है और वो कहां जंप करेगा सर? दूसरे ऑर्बिट जंप कर जाएगा। अब बेटा उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो अलग अलग डिस्कवरी के हिसाब से अलग अलग दी। यदि आपको किसी को याद आ रहा होगा तो आपने पढ़ा होगा लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन। ठीक है ना? आपने जो पढ़ रखे हैं ऑलरेडी लाइमर, बामर, ब्रैकेट। तो इसके जो लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन वास्तविकता में जो साइंटिस्ट के नाम है और जिन्होंने इसकी खोज की उस हिसाब से इनके हिसाब से साइंटिस्ट के नाम से आने लगे। ठीक है ना? चलो भाई, यह तक समझ में आ गया। अब फर्स्ट पॉइंट डालो बेटा, सबसे पहले डालो बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइमर सीरीज। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या करना है, एग्जाम में क्या आता है उसके बारे में बात करेंगे। लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन, और मैं दोबारा बोलता हूं लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज। ठीक है ना? इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, थोड़ा समझना क्या कहानी है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन की ऑर्बिट्स है। ठीक है ना? जब ऑर्बिट आप बताइए सर फर्स्ट इस तरह से ऑर्बिट्स आप लीजिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा
एक्साइटिंग स्टेट पे रह नहीं सकता है, एनर्जी ली और जंप कर गया अपनी हायर एनर्जी लेवल पर। डन। और एनर्जी लेवल मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, किस एनर्जी का कितना लेवल होगा यहां पर भी देख लेते हैं। मैंने आपको शॉर्ट समझाई थी बेटा, एनर्जी के लिए यदि आप अभी कैलकुलेट करेंगे तो आप मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से कि मैंने आपको कहा था एनर्जी को निकालने का मेरा फॉर्मूला था -13.6 इनटू z² अपॉन n²। सर ये बात आपने बताई थी। और यदि मैं बात कहूं कि इसकी एनर्जी कितनी है, ग्राउंड वाले की एनर्जी कितनी है, तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 रखी, तो भैया यदि मैं ग्राउंड यहां पर n = 1 रखा, यानी ग्राउंड वाले की बात करूं तो कितनी निकली थी मेरे लाल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सर इसकी एनर्जी कितनी निकली थी 13.6। साफ साफ लिख देता हूं मैं, यानी कि यहां पर जो हाइड्रोजन था इसकी एनर्जी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि सर दूसरे के वाले की बात करें तो कितनी हो जाएगी, अपने आप देखिए E2 = -13.6 इनटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ रही थी -13.6 अपॉन 4। इसमें कैलकुलेट करिए कितना निकल रहा है, स्पीड में कैलकुलेट करिए कितना निकल रहा है, थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट करो कितना निकल रहा है। बेटा 13.6 डिवाइड बाय 4 करके देखिए कितना निकला, और ये निकला -3.4 माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि दूसरी वाली की एनर्जी आई कितनी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं कहूं थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले की एनर्जी यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इसमें चक्कर लगाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है, यदि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी -10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो किस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा। दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल लेता हूं, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास -10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो किस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा। ध्यान रखना बेटा, वो अभी भी ग्राउंड स्टेज पर ही चक्कर लगा रहा होगा, कभी भी जंप करके यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब तक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो जाती। एनर्जी कंटिन्यू बढ़ रही है, आपको देख रहे हो कंटिन्यू बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू बढ़ जा रही है। यानी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, फिर भी वो कहां चक्कर लगा रहा होगा, ग्राउंड में ही लगा रहा होगा। यदि मैं कहूं उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.3 भी है, तब भी वो कहां लगा रहा होगा, यहीं लगा रहा होगा। यानी कि जब तक वो इतनी एनर्जी एक्वायर नहीं कर लेता, यानी कि इनका डिफरेंस देखिए मेरे डिफरेंस भी देखना, 13.6 और 3.4 यानी कितना हुआ 10.2, इन दोनों के बीच का एनर्जी का जो गैप है वो कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है ना, कितना है 10.2, दोबारा लिख देता हूं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है। जब तक 13.6 से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं लेगा तब तक सेकंड यानी कि फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज ग्राउंड स्टेज से फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेज में नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह यदि ये बात करो इसकी एनर्जी की, आपको याद हो जाए वैल्यू, जिसके पास जो बहुत से बच्चे को याद कर लेते हैं ऑलरेडी, तो मैं भी चाहता हूं कि आप याद कर लो, बाद में एग्जाम में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, चलो सर नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं कि थर्ड ग्राउंड स्टेज है तो उसकी कितनी होगी 13.6 * 1/3 का स्क्वायर अपॉन 9 और वैल्यू कितनी निकल रही है 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही आपने किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा। क्या कर लो, मैं चेक कर लेता हूं 13.6 डिवाइड बाय 9 1.51। यदि मैं कहूं दूसरे वाले की और आगे की बात करें तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा उसमें, और 0.85 आएगी। इसके आगे वाले की यानी कि मैं इसकी बात करूं तो इसकी कितनी एनर्जी आ रही है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के। और यदि मैं कहूं एक ऑर्बिट और बना दी मैंने, एक सेल और बना दी, तो इस सेल की एनर्जी कितनी आ रही है माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी एनर्जी है, इस
पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की सेल की, किस वाले थी, कोई ऑर्बिट चक्कर लगा रहा होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आगे कि सर यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली तो अपने हायर स्टेज पर जंप कर जाएगा। अब सुनना बेटा, या फिर एनर्जी के बाद एनर्जी रिलीज करके अपने ग्राउंड स्टेज पर आएगा। मैं पहले बोल रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अधिक समय तक अपनी एक्साइटेड स्टेट में रह ही नहीं सकता, कुछ समय के लिए रहेगा, जैसे एनर्जी लेगा और दोबारा से क्या करेगा, वो चाहेगा अपनी कहां पर आए, अपने ग्राउंड स्टेज पर लौट के आ जाए। जब ग्राउंड स्टेज पर लौट के आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। अब सुनना एक मेरी बात, जो जरूरी बात है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज में आ रहा है, यहां से आए, यहां से आए, या फिर यहां से आए, दिख रहा है ना, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड से आए, सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से कहीं से भी आए, यदि ग्राउंड स्टेज में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। किसमें आएगा, लाइमन सीरीज में, याद रखना। यदि ग्राउंड स्टेज में आ रहा है तो किसमें होगा, लाइमन सीरीज। और इस समय ध्यान रखना, एक चीज और एग्जाम हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटेड स्टेज से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में आ रहा है, किस सीरीज में लाई करेगा, लाइमन सीरीज। और एक दिमाग में शॉर्ट ट्रिक लगा रखना हमेशा, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में आ रहा है तो 100% अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करना होगा। कौन सा करना होगा, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना। यदि कोई भी, अब दोबारा समझना, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वाले में आ रहा है, किस वाले में, इस वाले में, सेकंड वाले में, इस वाले में, डन, इस वाले में आ रहा है, ठीक है ना, कहीं से जंप करके, यहां से जंप करके, या फिर यहां जंप करके, यहां से जंप करके, यानी कि बामर सीरीज में सेकंड वाले में आ रहा है, यानी कि बामर n=2 में आ रहा है, जो n=2 रखा ना मैंने यहां पर n=1 रखा था, जहां पर n=1 रखा वो लाइमन सीरीज है, जहां पर n=2 रखा वो बामर सीरीज है। यदि बामर सीरीज में आ रहा होगा, लाइमन बामर में आ रहा होगा, इस वाली सीरीज में आ रहा होगा, जिसकी एनर्जी कितनी है, -30.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां आ रहा होगा तो 100% विजुअल रीजन दे रहा होगा, यानी वो चमक प्रोड्यूस करते हुए आ रहा होगा, ठीक है ना, यानी क्या दे रहा होगा, विजुअल रीजन दे रहा होगा। तो लाइमर बामर, ठीक है ना, लाइमर में अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, बामर में विजुअल रीजन होता है। अब आते हैं बचे हुए 3 बेटा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड n=3 पर, ठीक है ना, यानी कि लाइमर बामर पास्चन सीरीज में आ रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा फिलहाल, वो इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा, इंफ्रारेड, ठीक है ना। लाइमर में ध्यान रखना अल्ट्रा वायलेट, बामर में याद रखना है विजुअल, पास्चन, पी-फन और ब्रैकेट की हम बात करें तो इन तीनों सीरीज में आपको याद रखना है इंफ्रारेड रीजन होता है। ध्यान रखना एग्जाम में, यदि पूछा जाएगा एग्जाम में कि 5th सीरीज में आ रहा है n नंबर से, कहीं से भी आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, देखना है कि वो सीरीज कौन सी है, लाइमर है, बामर है कि नहीं है। लाइमर बामर नहीं है तो आप बंद करके क्या लिखेंगे, इंफ्रारेड, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहा है। यदि मैं कहूं आपसे कि वो बामर नंबर 2 में आ रहा है तो क्या लेगा, वो विजुअल लेगा। वो नंबर 1 में आ रहा है तो बेटा अल्ट्रा वायलेट दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दे रहा होगा। ठीक है, नोट कर लेना बेटा, पहले तो इसे नोट कर लेना, अलग अलग एनर्जी नोट कर लेना, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट कितनी है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कितनी है, एनर्जी ऑफ सेकंड कितनी है। आप अलग अलग एनर्जी नोट कर लो, या फिर ये डायग्राम बना लो, भैया इस वाले की कितनी है, इस वाले की कितनी है, इस वाले की कितनी है और इस वाले की कितनी है। थोड़ा एनर्जी याद रखना कि सर इसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ पर एनर्जी कितनी है, यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी है। यदि यहाँ पर आ रहा है तो लाइमर, उसके आगे वाली में बामर, नेक्स्ट पास्चन, उससे आगे पी-फन, तो ब्रैकेट ऑफ पी-फन, 5th मार्क की पी-फन है, ठीक है ना। तो एक बार नोट कर लेते हैं इसे, फॉर लाइमर सीरीज 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, where n1 equal to 1, where n1 equal to 1 and n2 equal to 2, 3 and so on, n2 equal to 2, 3 and so on, and ultraviolet radiation produce, ultraviolet radiation produce. Done बेटा। नेक्स्ट वन डालना बेटा बामर सीरीज, बामर सीरीज में कितना बेटा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस दबा लेना बामर, फॉर बामर सीरीज n equal to n1 equal to 2, n1 equal to 2, n2 equal to 3, 4, 5, 3, 4, 5. विजुअल रीजन
ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है बेटा पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज n1 इक्वल टू 3। पास्चन सीरीज में कितना होगा n1 इक्वल टू 3। मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा रखी है ऑलरेडी, पास्चन की वैल्यू दिखा रखी है, E3 लिखती है, यहां पर लिखा होगा पास्चन सीरीज में n1 इक्वल टू 3 लिखा आपने। और रीजन कौन सा होगा बेटा? इंफ्रारेड होगा। ये कैसा होगा? इंफ्रारेड रीजन होगा। और ध्यान रखना यदि मैं 3 रख रहा हूं तो n2 की वैल्यू 3 से बड़ी ही होगी, 4 5 6 7 8 जो भी आप करेंगे वो रही होगी। यदि मैं n1 इक्वल टू 4 लिख रहा हूं तो वो भी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। चलो भाई, और वास्तविकता में जिसका जो मैंने आपको डायग्राम सर्कुलर बनाया है, ऑर्बिटल व्यू, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल व्यू, ठीक है ना। ऑर्बिटल व्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ऑर्बिटल व्यू यानी कि कहीं से फर्स्ट पर पहुंच जाए तो क्या होगा? लाइमर, कहीं सेकंड में पहुंच जाए तो होगा बामर, एंड जो वन कंटिन्यू चलता रहेगा। चलो भाई बेटा आज हम बात कर रहे हैं, इसके बाद मैं बात करूंगा डेरिवेशन की, वो है बोर्स रेडियस। उससे पहले मैं आपको बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन की कुछ पोस्टर बता देता हूं, आप नोट कर लो, 4 पोस्टर जल्दी नोट करो, ट्राई करते हैं, ठीक है ना। राइट डाउन बेटा, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन पोस्टुलेट, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन पोस्टुलेट, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन पोस्टुलेट। और जो बोर्स मॉडल कब दिया था? 1913 में दिया था, 1913 में, ठीक है ना। 1913 में दिया गया था बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। इसे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 13 ठीक है ना। और बोर मॉडल के बाद नील्स बोर को एक नोबेल अवार्ड मिला था इसी कोर्स पर, ठीक है ना। पहला पार्ट इतना बेटा, बोर मॉडल 4 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट इतना बेटा, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव around the nucleus in a circular path of fixed radius are arranged concentrically around the nucleus, यानी कि हाइड्रोजन में बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर कैसे लगा रहे होंगे? सबकी अलग अलग एनर्जी लेवल होगा और इस तरह से कोसेंट्रिकली ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें हर ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जी है। बात समझ में आ गई ना? नोट कर लिया। फर्स्ट सेकंड पॉइंट डालो बेटा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbit, the energy of electron in the orbit does not change with time। समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, फिक्स बनी है बिल्कुल। यानी कि आज 30.6 है तो आप 2 साल बाद देखोगे तो एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की 30.6 ही निकलेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है ना। डज नॉट चेंज विद टाइम। इलेक्ट्रॉन विल मूव from a lower stationary state, electron will move from a lower stationary state, STAT state, to higher stationary state when required amount of energy absorbed, और वाइस वर्सा। बेटा तुम्हें समझना, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी ले ली तो क्या करेगा? लोअर से हायर पर मूव करने लगेगा, और एनर्जी को रिलीज कर दिया तो हायर से कहां पहुंच जाएगा? लोअर पे जाएगा, और वाइस वर्सा लगा दिया। सेकंड हो गया आपको, समझ में आ गया? थर्ड डालो पोस्टेड, थर्ड डालो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड, प्लस भी लिखना मिला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब or emitted when transition occurs between
two stationary states that differ in energy, two stationary states that differ in energy is given by V equal to delta E upon H. फ्रीक्वेंसी V नहीं, फ्रीक्वेंसी को म्यू से बताते हैं, मैंने यहाँ पर म्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H, ठीक है ना। म्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H, जहां पर डेल्टा E क्या है, एनर्जी का गैप है, यानी कि इन दो के एनर्जी का गैप, ठीक है ना। H क्या है आपका प्लांक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और लास्ट लिखना बेटा, इधर लास्ट लिखना द एंगुलर मोमेंटम, लास्ट क्वेश्चन लिखना बेटा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन, the angular momentum of an electron in a given stationary state can be expressed as एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, और फॉर्मूला है mvr, और m क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई, जहां पर n इक्वल टू कितना होगा बेटा 1 2 3, बेटा जे रिलेशन था, ठीक है ना। जहां पर n इक्वल टू क्या है मेरा 1 2 3, ठीक है ना। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा सर, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है ना। और जो वास्तविकता में एंगुलर मोमेंटम है mv इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल p, और r पता है रेडियस है, और यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकल के आएगा, एंगुलर मोमेंटम l निकल आएगा। बात समझ में आ गई ना। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा nh अपॉन 2 पाई, जहां पर n क्या है ऑर्बिट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है ना बेटा। आज हमने इतना पढ़ लिया, कल हम बात करेंगे इससे आगे, ठीक है, एनर्जी की बात करेंगे, बोर रेडियस की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद बेटा।